गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया। और भी तेज हुए, गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ अता पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसको मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। बार बार हीरा यहाँ पर मोती को समझाता है कि हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, किसी को आहत नहीं करना चाहिए, स्त्री का सम्मान करना चाहिए। बहुत से ऐसे नैतिक मूल्य हीरा ने मोती को सिखा दिए, है ना बच्चों। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट लेते, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो फिर वो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आ रही है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इसी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। कितनी भयानक सूरत है उसकी। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा, भाग जाए। भागना कायरता है तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 तो 11 होता है। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि दोनों उस पर एक साथ चोट करें। यहाँ पर जब वो खा पी के मस्त हो रहे थे, खेल रहे थे, तो देखा कि सामने से एक दूसरी मुसीबत चली आ रही। क्या, एक भारी भरकम सांड। तो ये दोनों सोचने लगे कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, मतलब एक मुसीबत गई और दूसरी मुसीबत आ गई। ठीक है। और वो सांड इतना भयावह था कि रुकते तो भी मारे जाते, दौड़ते उससे भागते तो भी मारे जाते। तो दोनों ने यह क्या उपाय सोचा कि अब हम दोनों मिलकर उसको एक साथ मारेंगे। ठीक है ना। तो ये दोनों ने आपस में सलाह करी कि मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग उसेड़ देना। जान जोखिम में है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पे लेके लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। सांड को यह बिल्कुल एहसास भी नहीं था कि ये दोनों मिलकर मुझसे लड़ेंगे, और ना ही उसको कोई ऐसा एक्सपीरियंस था, ना ही कोई उसको ऐसा अनुभव था कि वो एक से ज्यादा लोगों से लड़ाई कर सकता। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी क्या थे, बहुत बड़े उस्ताद थे। वो उसको अवसर ही नहीं देते थे। एक बार सांड चिल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि बगल से मोती ने आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा करा, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसको क्या करा, छोड़ दिया। और फिर दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार करा, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना। एक बार फिर से यहाँ हीरा ने अपने नैतिक मूल्यों का परिचय देते हुए उसको एक और सबक पढ़ाया कि बैरी पर हमें गिरे हुए बैरी पर, ठीक है ना, सींग नहीं चलाना चाहिए।
मोती ने क्या कहा, अरे ये सब ढोंग है, ऐसा मारना चाहिए बहरी को कि वो फिर कभी उठे ही ना। अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि 2 आदमियां लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पे था, निकल गया। मोती सिंचे हुए खेत में था, उसका खुर कीचड़ में धंसने लगा। वह भाग ना सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि उसका साथी संकट में है तो वो लौट पड़ा। क्यों लौट पड़ा? उसने कहा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। यहाँ पर इनकी घनिष्ठता का, इनकी मित्रता का ये प्रमाण है कि अगर एक मुसीबत में फंसा तो दूसरा भी उसके साथ आ गया। उन लोगों ने उसको पकड़कर क्या करा, कांजी हॉस में बंद कर दिया गया। ये कांजी हॉस क्या चीज होती है बच्चों? कांजी हॉस जो होती है वहां पे एक मवेशी खाना या जानवरों को रखा जाता है। कैसे जानवरों को? जो लवारिस होते हैं, मतलब इधर उधर ऐसे ही घूमते रहते हैं, ठीक है ना। और लवारिस कैसे? किसी के भी खेत में घुस गए और किसी के भी बाड़े में घुस गए, वहां पर अपनी मनमानी करने लगे। तो ये कांजी हाउस जो होता है, यहाँ पे लवारिस जानवरों को रखा जाता है, बंद करा जाता है, ठीक है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक भी दिन का ना मिला। साबिका का क्या होता है? ऐसा वास्ता, ऐसा सरोकार, ऐसा ऐसा उन्होंने पहली बार देखा कि सारा दिन बीत गया कि खाने को नहीं मिला। समझ में नहीं आता था कि ये कैसा स्वामी है, इससे तो अच्छा गया था, है ना। कई भैंसे थी यहाँ पर, क्या थी, कांजी हाउस में भैंसे थी, बकरियां थी, घोड़े, गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सब जमीन पे मुर्दों की तरह पड़े हुए थे और कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे कि कोई तो चारा लेके चला आए। फिर क्या करा दोनों ने? दीवार की नमकीन मिट्टी ही चाटनी शुरू कर दी। भूखे थे इतने, क्या करते? वो दीवार ही चाटनी शुरू करी। पर इससे क्या होता? रात को भी कुछ भोजन न मिला। हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटका के जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकले ही जा रहे हैं, ठीक है ना। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भाग निकलने का कोई उपाय चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो वो भी नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गरार दिए और जोर से मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पे चोट की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। हीरा का उजटपन देखकर उसने कई डंडे रसीद करे और मोटी सी रस्सी से बांध दिए। ठीक है, यहाँ पे कांजी हाउस का जो चौकीदार था वो जानवरों की हाजिरी लेने आया। हाजिरी मतलब अटेंडेंस, जैसे आपकी अटेंडेंस होती है ना, वैसे ही कि हाँ 4 बकरियां थी तो 4 बकरियां हैं कि नहीं है, कोई भाग तो नहीं गई, इस तरीके से, ठीक है। जब उसने देखा कि ये हीरा का, उसने जंगली पना देखा कि दीवार तोड़ने पे लगा हुआ है, तो उसने उसको खूब मारा और मोटी रस्सी से उसको बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते गए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। हीरा ने सबकी जान की परवाह करते हुए यही कहा कि 2-4 दिन यही हाल रहा तो हम सब लोग मर जाएंगे, इससे अच्छा तो हम ये दीवार टूट जाए तो भी अच्छा है। तो फिर मोती ने कहा कि लाओ मैं भी उस दीवार पे चोट लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी
और फिर हिम्मत बढ़ी, फिर तो दीवार में सींग लगा लगा कर जोर करने लगा, मानो कि वो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। 3 घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां, फिर भैंसे, गधे। भैंसे भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। यहाँ पे आपने गधे के व्यवहार को देखा ना, आखिर उसने अपना गधापना दिखाई दिया कि जब उनको भागने की भी अवसर मिल रहा है तो भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं भागेंगे। आधी रात के ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे कि ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि जब हीरा ने विद्रोह करा था तो उसको और मोटी रस्सी से बांधा गया था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। हीरा ने कहा, तुमसे रस्सियां नहीं टूट रही हैं, तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ, और अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, क्या तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझे मार भी पड़े तो क्या चिंता, इतना ही तो होगा कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगे मार मार के बाड़े के बाहर निकाला और अपने बंदूक के पास आकर सो गया। मोती ने क्या करा, वो जो ढीठ गधे थे जो खुलने के बाद भी, स्वतंत्र होने के बाद भी नहीं जाना मांग रहे थे, उनको अपनी सींगों से मार मार के ठेल ठेल के बाड़े के बाहर कर दिया। ठीक है, और फिर आके हीरा के पास वो सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसको मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। ठीक है, आपको समझ गए होंगे कि जब वहां का नजारा देखा होगा मुंशी और चौकीदार ने तो क्या हुआ होगा। सारे जानवर स्वतंत्र हो गए, मोती और हीरा थे। ठीक है, और देखते ही समझ में आ रहा था कि ये किसकी कारस्तानी है, किसकी शैतानी है, किसके काम है। तो इसलिए मोती की खूब पिटाई हुई और उसको क्या करा गया, उसको भी खूब मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे का एक तृण भी ना दिया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था, ठठरियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकले और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते, मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता है। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के फूलों में उंगली गूंथकर मुंशी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उनके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलामी हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते, क्योंकि जरा सी भी चाल धीमी होती तो वो उसको डंडे जमा देता। इस तरह के विद्रोह के बाद जब
थोड़े दिन बाद वहाँ क्या हुआ, कांजी हाउस में खरीदारी, जानवरों की खरीदारी भी होती है। जो लावारिस जानवर होते हैं उनको बेचा भी जाता है। तो वहां पर उन्होंने देखा कि लोग आ रहे हैं, उनको देख रहे हैं और बेमन से उनको देखकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक घड़ियाल उनके पास आया, उनको देखा, उनका मुआयना करा और क्या कहते हैं, वो इतने दुर्बल हो गए थे, उनकी ठठेरियां यानी कि उनकी हड्डियां, उनकी पसलियां तक दिखने लगी थी। फिर भी उसने उनको खरीद लिया और दोनों ही मूक भाषा में आपस में बात कर रहे थे कि ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, क्योंकि उस आदमी के व्यक्तित्व से पता चल रहा था कि वो एक कसाई है और उनको वो मारने के लिए ले जा रहा है। ठीक है, फिर भी किसी न किसी तरह उन्होंने संतोष करा कि ठीक है चलो, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम तो आएगी। यहाँ पर भी लेखक आपको बताना चाह रहे हैं कि बैलों के अंदर अभी भी परोपकार की भावना से वो दोनों बैल ओतप्रोत थे। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा भगवान के प्रति भी बैलों ने भगवान से भी प्रार्थना करी कि वो उनके ऊपर दया करें। लेकिन फिर भी इस बात से संतोष कर लिया कि चलो, लड़की के रूप में एक बार बचा तो लिया है हमको, अब ठीक है, अब हमारा सब कुछ किसी न किसी के काम आ जाए। ठीक है, और दोनों बैल नीलाम हो जाने के बाद उस घड़ियाल के साथ चल पड़े। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पागुर करता। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बाधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को मालूम हुआ कि यह एक परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उनको ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, अपना ही हार आ गया। इस कुएं पे हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। ये जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए अपने घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। और दोनों दौड़कर अपने थान पर आकर खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता चला आता था। ठीक है, रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि जिस रास्ते से दड़ियल उनको ले जा रहा था, उनको लगा ये तो जाना पहचाना रास्ता है। और जब वो आगे बढ़े तो उनको पता चला कि ये उनके घर का ही, झूरी के घर का ही रास्ता है। और दोनों क्या थे, उनके शरीर में एक ऐसी स्फूर्ति आ गई कि वो एकदम जैसे मतवाले होकर वो अपने घर की तरफ भागे। ठीक है, दड़ियल भी उनके पीछे भागा। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। फिर वहां पहुंचकर दड़ियल ने क्या करा, दड़ियल ने बैलों की रस्सियां पकड़ी। झूरी ने कहा, अरे ये मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैंने मवेशी खाने से नीलाम करके लेकर आया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुरा कर लेकर आए हो। चुपके से चले जाओ, ये मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार? झूरी ने बोला कि मैं किसी को बैल नहीं दूंगा, इसमें सिर्फ मेरा अधिकार है और किसी का नहीं। और ज्यादा करा तो हम जाके पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। ये मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया तो दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा करा, दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग तमाशा देखते और हंसते थे। मतलब मोती ने उसको खदेड़ दिया गांव के बाहर तक। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान समझता ही नहीं, इसलिए हम इतने सीधे हैं।
जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशे देख रहे थे। सारे गांव में उछाल सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। यहाँ पर क्या हुआ, जब वो हीरा और मोती अपने घर लौट आए तो झूरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनको उनकी नादों में खाना पानी दिया गया। गांव के सारे लोग ये तमाशा देख रहे थे कि एक बार किस प्रकार से फिर से ये बैल अपने मालिक के पास लौट आए हैं। ठीक है, उस समय ये किसी को भी एहसास नहीं था कि ये कितने कष्टों से होकर अपने मालिक के पास लौट आए हैं। और उसी समय उनके मालिक ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो जो उनकी मालकिन थी ना, झूरी की पत्नी, वो भी कुछ हद तक खुश हुई कि चलो हमारे बैल हमारे ही पास लौट आए, खोए नहीं। तो ये थी पूरी कथा, दो बैलों की कथा जो प्रेमचंद्र ने लिखी है। और इसमें कितना मार्मिक वर्णन है दोनों पशुओं का, उनके प्रेम का। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी से, इस कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ नैतिक मूल्य हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि हमें यहाँ पर सच्ची मित्रता देखने को मिलती है कि संकट के समय भी सच्चा मित्र हमारे साथ रहता है, वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। दूसरा मूल्य हमको सीखने को मिलता है कि स्वतंत्रता हर प्राणी का अधिकार होता है और सतत संघर्ष से के द्वारा ही हमको स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर बैलों ने सतत कंटिन्यूएशन में लगातार संघर्ष करा। एक बार ले गए, फिर दूसरी बार कोशिश करी, फिर दोबारा ले गए, फिर तीसरी बार कोशिश करी, पर वो कोशिश करते रहे और अंत में उन्हें स्वतंत्रता मिली। साथ ही साथ इस कहानी में हमको देखने को मिलता है कि हमको स्त्री का सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। जब वो एक मूक पशु होकर स्त्री का सम्मान करना जानते हैं तो हम मनुष्य को भी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। हमको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। और क्या सीखने को मिलता है, अन्याय के विरुद्ध हमको संघर्ष करना चाहिए और पशु पक्षियों के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो ये कुछ नैतिक मूल्य हैं जो हमने इस कहानी से सीखे हैं और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको प्रेमचंद द्वारा रचित ये दो बैलों की कथा और इसकी व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।